अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज मैग्नेटिक फील्ड्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट इस चैप्टर का अपना 10वां लेक्चर है। आज के इस लेक्चर में हमारा मेन टॉपिक है टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज में दिए गए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सॉल्व करना। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर। देखिए, इसमें जो मेन सवाल जो पूछा जाता है वो कुछ इस तरह से होता है, सही मुतबादिल मुंतखब कीजिए, यानी सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। चलिए देखते हैं पहला सवाल। पहला सवाल कुछ इस तरह से है, एक धाती तार के 3 हिस्से हैं, 2 बिल्कुल सीधे हैं जिनमें हर एक की लंबाई कैपिटल एल है और दरमियान का हिस्सा नीम दायरा नुमा है जिसका निस्बत कैपिटल आर है। इस तार में से बरकी रो कैपिटल आई गुजारा गया। नुक्ता पी पर तैयार होने वाला मैग्नातीसी अमाला या मैग्नातीसी मैदान क्या होगा। यहाँ पर आपके एक फिगर भी दी गई है और वो फिगर कुछ इस तरह से है। जैसा आप देख रहे हो फिगर में, एक तार है जो 3 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है और ये जो 3 हिस्से इसमें दिए गए हैं, तो ये 3 हिस्सों में से पहला वाला हिस्सा ये वाला है, ओके, सीधा तार। दूसरा हिस्सा ये है नीम दायरा नुमा और तीसरा हिस्सा फिर से एक सीधा तार है। और यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है μ0/4π I/r। दूसरा है μ0/4π I/r²। तीसरा है μ0/4 I/r और चौथा है μ0/4π × I। अब हमको देखना है कि इनमें से सही जो जवाब है वो कौन सा है, यानी सही आंसर हमको सिलेक्ट करना है। तो चलो देखते हैं। देखिए, सबसे पहले जो पहला हिस्सा है तो उसमें करंट यानी आई और तार का इकाई टुकड़ा यानी डीएल, इनके दरमियान का जो जाविया है वो 180 डिग्री होगा। ओके, ये किस तरीके से, तो आप देखो इसको इस तरह से यहाँ समझ सकते हैं इस फिगर पर से, यानी इस चीज़ को समझने का ये एक तरीका इस तरह से है। जैसा आप देख रहे हो अभी कि पॉइंट पी के रिस्पेक्ट में जब आप इस साइड में लंबाई को देखेंगे और करंट को देखेंगे तो दोनों साथ में होंगे, इसलिए यहाँ पर एंगल थीटा जो है वो 0 बनेगा, 0 डिग्री। और जब आप नुक्ता पी के रिस्पेक्ट में इधर देखेंगे तो डीएल जो है वो आपको अपोजिट सिम्प में जाते हुए नज़र आएगा और यानी आई से दोनों एक दूसरे से एंटी पैरेलल हो जाएंगे और इसलिए ये वाले साइड में जो एंगल है वो 180 डिग्री होगा। ओके, तो ये जो चीज़ है कि पहला हिस्सा जो है उसके लिए एंगल थीटा 180 डिग्री होगा और तीसरा हिस्सा जो है उसके लिए एंगल 0 डिग्री होगा। सिर्फ बीच का जो दायरा नुमा हिस्सा है उसके लिए क्या होगा वो हम लोग आगे देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले जैसे ही हमने शुरुआत किए थे कि पहले हिस्से के लिए जो जाविया है आई और डीएल के दरमियान वो 180 डिग्री है। अब आप यहाँ पर बायो-सेवर्ट का कानून लगा दो। बायो-सेवर्ट्स लॉ के मुताबिक dB = μ0/4π × IDL sin 180 डिग्री अपॉन r²। अब आप 180 की जगह पर यानी साइन 180 जो है उसकी कीमत रख दो, तो साइन 180 की कीमत होती है 0 और जैसे आप 0 से मल्टीप्लाई करेंगे ये पूरा आंसर 0 हो जाएगा। मतलब ये कि पहले हिस्से के ज़रिए कोई मैग्नातीसी अमाला पैदा नहीं हुआ या कोई मैग्नातीसी मैदान तैयार नहीं हुआ। ओके, अब हम चलते हैं अगले हिस्से पर। अगला हिस्सा हमारा तीसरा हिस्सा लेते हैं, वो भी स्ट्रेट लाइन जैसा है। तो तीसरे हिस्से के अंदर आप देखो कि एंगल थीटा जो है वो 0 होगा, जैसा हमने अभी कुछ देर पहले देखा था। तो हम लोग यहाँ पर बायो-सेवर्ट्स लॉ जो है वो यूज़ करेंगे। dB = μ0/4π IDL sin 0/r²। अब आप देखो साइन ज़ीरो हमेशा 0 होता है, इसका मतलब यहाँ पर IDL को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 0 से और इस तरह से फाइनल आंसर 0 आ जाएगा। तो तीसरे हिस्से के ज़रिए भी कोई मैग्नातीसी मैदान पैदा नहीं हो रहा है। ओके, तो पहले हिस्से का मैग्नातीसी मैदान 0, तीसरे हिस्से का जो मैग्नातीसी मैदान है वो भी 0, यानी ये 2 हिस्से
मैग्नातीसी मैदान में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करेंगे पॉइंट पी पर। ओके, चलिए अब हम चलते हैं बीच वाले हिस्से पर। देखो बीच वाला जो हिस्सा है, एक बार उस फिगर को दोबारा से देख लेते हैं। देखो यहाँ पर ये बीच वाला हिस्सा है। इस बीच वाले हिस्से पे अगर आप गौर करो, मान लो कि आपने ये वाला एलिमेंट्री पार्ट लिए, तो ये पॉइंट पी के साथ जब आप उसको जोड़ेंगे तो ये डी एल बार होगा और ये आर बार है। देखकर ही समझ में आ रहा है कि इनके बीच का एंगल 90 डिग्री है। और ये चीज़ आप कहीं पर भी ले सकते हो, यानी पूरे दायरे में अगर आपने ये कंप्लीट दायरे के अंदर कहीं पर भी अगर आप लेते हैं, जैसे अगर कोई यहाँ लेता है इस जगह पर, मान लो ये डी एल लेता है और ये आर है, तो फिर इनके बीच का एंगल ये वाला जो रहेगा तो ये 90 डिग्री रहेगा। यानी एल और डी एल और आर के दरमियान, आर यहाँ पर एल के रूप में है, ओके, लंबाई के रूप में, और जो करंट जो गुजरेगा वो, तो दोनों के दरमियान का जो एंगल है वो 180 डिग्री आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। आप लोग देखो तीसरे हिस्से के लिए जब हम बात करेंगे तो तीसरा हिस्सा जो है इसमें वो उसमें एंगल थीटा की वैल्यू 180 डिग्री, एंगल थीटा की वैल्यू 90 डिग्री आ गई। अब हम बायो-सेवर्ट्स लॉ यूज़ करो। बायो-सेवर्ट्स लॉ के मुताबिक डी बी इज इक्वल टू म्यू 0/4 पाई आई डी एल इंटू साइन 90/r²। अब आप याद रखो साइन 90 इज़ 1, तो उसमें उसकी जगह पर 1 रख देंगे, तो फाइनल आंसर आ गया म्यू 0/4 पाई आई डी एल अपॉन r²। ओके, अब आप देखो ये डी बी की वैल्यू मिली, यानी मैग्नातीसी मैदान जो है ये एक छोटे से इकाई टुकड़े के लिए मिला, इकाई हिस्से के लिए। अगर हमको पूरे नीम दायरानुमा हिस्से के लिए अगर मैग्नातीसी मैदान होना, तो इसके लिए हमको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो जब हम इसका दोनों साइड का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, इंटीग्रेशन डी बी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन म्यू 0/4 पाई इंटू आई डी एल अपॉन r²। ओके, और अब आप यहाँ पर एक चीज़ देखो कि इंटीग्रेशन डी बी का आंसर हो जाएगा बी। जो कांस्टेंट लोग हैं उनको बाहर कर दो, तो म्यू 0/4 पाई आई अपॉन r², ये सब लोग कांस्टेंट है, ये सब इंटीग्रेशन से बाहर आ गए। इंटीग्रेशन के अंदर सिर्फ डी एल जो है वो बचा है। अब इंटीग्रेशन के लिमिट्स हमको लगाना है, तो इंटीग्रेशन के जो लिमिट्स यहाँ पर आएंगे वो होंगे 0 से लेके पाई आर तक। सवाल ये पैदा होता है कि ये पाई आर क्या चीज़ है, तो आप उसको एक बार समझ लो। आप देखो अगर हम पूरा कंप्लीट दायरा अगर लेते हैं तो इसका जो सरकमफरेंस होगा वो होगा 2 पाई आर। ओके, लेकिन जब हम इसमें से आधा दायरा लेंगे तो आधा दायरा मतलब सरकमफरेंस आधा हो जाएगा, तो उसमें से ये 2 कट जाएगा, इसलिए आधे दायरे का जो सरकमफरेंस है वो होता है पाई आर। ओके, और यहाँ पर हमको इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के अंदर जो बीच वाला हिस्सा है वो आधा दायरा दिया हुआ है, और इसीलिए हम उसकी लिमिट जो लेंगे वो 0 से लेकर पाई आर तक लेंगे। पाई आर का मतलब है सरकमफरेंस का आधा, यानी 2 पाई आर का आधा, और इसीलिए ये 2 से 2 कट जाएगा, तो पाई आर हमको अपर लिमिट लेना है। ओके, अब आप इसको देखो, इंटीग्रेशन डी एल का आंसर होगा एल, फिर आप लिमिट्स लगा दो तो 0 से लेके पाई आर तक। अब आप एल की जगह पर अपर लिमिट लेंगे, फिर माइनस करके लोअर लिमिट, तो एल की जगह पर अपर लिमिट आ गई पाई आर माइनस 0। और अब इसको सॉल्व करें। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आप देखो क्या होगा, ये पाई से ये पाई कट जाता, और ये आर से ये आर का स्क्वायर कट जाएगा। इसका मतलब जो कटने के बाद जो चीज़ बचेगी वो होगी म्यू 0/4 इंटू आई अपॉन आर। ओके, तो ये जो यहाँ आप फार्मूला देख रहे हैं ये हमारा, यानी ये करेक्ट आंसर होगा। ये जो आंसर है इसको अब हम वहाँ देखते हैं कि ये वाला ऑप्शन वहाँ कहाँ पर है। तो 4 ऑप्शंस जो आपको दिए गए थे इस प्रॉब्लम के अंदर, आप लोग देखो ये प्रॉब्लम आपके सामने आ गया। 4 ऑप्शंस है, म्यू 0/4 पाई आई अपॉन आर, म्यू 0/4 पाई आई अपॉन r², म्यू 0/4 आई अपॉन आर, म्यू 0/4 पाई इंटू आई। अब आप जैसा देख रहे हो यहाँ पर म्यू 0/4 के साथ में पाई है। ओके, पाई लगा हुआ है, इसका मतलब ये रॉन्ग हो गया।
म्यू ज़ीरो अपॉन 4 पाई अपॉन r², यहाँ पे r का स्क्वायर भी है, यहाँ पर पाई भी है, इसलिए ये रॉन्ग हो गया। म्यू ज़ीरो अपॉन 4i/r, यहाँ सब कुछ सही है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। और ये हमारा आंसर नहीं हो सकता क्योंकि इसमें r नहीं है। ओके, तो ABCD में से करेक्ट आंसर जो है वो C होगा। ओके, मुझे उम्मीद है आपको ये एक्सप्लेनेशन जो है इसका वो समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले प्रॉब्लम की तरफ। अगला प्रॉब्लम जो है वो अब आपको नज़र आ रहा है स्क्रीन के ऊपर, आप देखो। इस सवाल में आपको दिया गया है कि फिगर ए और फिगर बी में दो मुख्तलिफ एम्पेरियन लूप्स दिए गए हैं और उनके साथ उनके बरगुजार मौसिल तार भी दिखाए गए हैं। इन तारों में से बरक़ी-रो आई गुज़र रहा है। इन दोनों मामलात के लिए बिलतरतीब इंटीग्रेशन b⁻.dl की कीमत क्या होगी। ओके, आप लोग देखो, यहाँ दो फिगर आपके सामने दिए गए हैं। अब ये जो दो फिगर है, पहले आप इनका मीनिंग समझ लो। आप लोग देखो, इस फिगर का जो मीनिंग है वो ये है कि पहले वाली जो फिगर है, इस पहले वाली फिगर के अंदर ये जो सर्कल आपको दिख रहा है और ये जो एरो इसमें दिया गया है, तो ये एम्पेरियन लूप है। और इस एम्पेरियन लूप की जो सिमत है, उसकी जो डायरेक्शन है, वो एंटी क्लॉकवाइज आपको दी गई है। ओके, एंटी क्लॉकवाइज। अब इसमें से ये जो तार है ये इसमें से पास हुआ, तो जब आप देखेंगे कि ये जो तार है, इस तार में से जब आप करंट को गुजारोगे तो डेफिनेटली इस एम्पेरियन लूप के अंदर जितने भी करंट गुजरते हैं उन सब को हमको सम करना होता है, उन सब का एडिशन लेना पड़ता। और वो एडिशन की वैल्यू जो है एम्पियर्स लॉ के मुताबिक वो होती है इंटीग्रेशन b⁻.dl इज़ इक्वल टू, उसकी जो वैल्यू आती है वो आती है म्यू ज़ीरो इंटू आई के बराबर। ओके, यहाँ पर आई का मतलब उन तमाम एम्पेरियन लूप के अंदर आने वाले तमाम करंट्स का मजमुआ है। ओके, जितने भी करंट उसके अंदर आएंगे उन सब का मजमुआ। तो मैं एक बार आपको फिर से ये चीज़ एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पर आप देखो, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि एम्पियर का जो कानून है वो ये वाला है, इंटीग्रेशन b⁻.dl इज़ इक्वल टू म्यू ज़ीरो इंटू आई। यहाँ पर मैं आपको इसके बारे में बता रहा था, ये आई के बारे में। आप याद रखना, यहाँ पर आई का मतलब सिर्फ एक करंट नहीं है, बल्कि आई का मतलब है वो तमाम करंट्स का मजमुआ जो एम्पेरियन लूप के अंदर आते हैं। ओके, अब ये कंसेप्ट को देखते हुए आप इस फिगर में गौर करो। पहले वाली फिगर में, फिगर ए के अंदर जैसा आप देख रहे हैं, इसके अंदर एक ही करंट है जो पास हुआ, और वो करंट की जो डायरेक्शन है वो बता रही है कि ये इस स्क्रीन के या कागज़ की सतह के अंदर की जानिब है। ओके, सतह की अंदर की जानिब ये करंट जा रहा है। अब आप गौर करो कि एम्पेरियन लूप की सिमत से क्या फ़र्क पड़ेगा। एम्पेरियन लूप ये डायरेक्शन में है ऐसे, यानी एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज के अंदर अगर आप यहाँ पर स्क्रू का कानून इस्तेमाल करो, आप देखो, अगर आपने एक स्क्रू लिए ये इस तरह से, और मान लो कि ये उस स्क्रू का एक स्क्रू ड्राइवर रखने के लिए ये एक कट उसमें दिया हुआ है, और इसको अगर आप घुमाते हैं एंटी क्लॉकवाइज, तो ये उमूदन बाहर आएगा, ऊपर की जानिब आएगा, आउटवर्ड आएगा। ओके, तो जब हम किसी स्क्रू को एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो वो हमेशा उमूदन बाहर निकलता है, यानी उसकी सिमत जो है वो बाहर होती है। सेम इसी रूल को आप राइट हैंड रूल को भी यहाँ पर आप लगाकर इसको देख सकते हैं। अगर आप एरो की सिमत के अंदर, अगर आप अपना सीधा हाथ लें और उस सीधे हाथ को लेकर अगर आप एरो की सिमत में अगर आप लगा दें, तो अंगूठा जो है वो उमूदन बाहर आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इस पर्टिकुलर एम्पेरियन लूप में, मतलब ये वाला जो एम्पेरियन लूप है ए फिगर वाला, यहाँ पर जो डायरेक्शन है, करंट्स की जो डायरेक्शन है वो उमूदन बाहर होना चाहिए, लेकिन जो करंट दिखाया गया है वो अंदर की जानिब है।
इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो करंट है तो ये निगेटिव करंट होगा। ओके, तो चलिए देखते हैं कि इसमें करेक्ट आंसर जो है वो क्या होगा। यहाँ हम ये तमाम चीज़ें जो है इनको पहले एक बार यहाँ एक्सप्लेन कर लेते हैं। आप लोग देखो, इसमें एम्पियर का जो कानून है उसके मुताबिक फिगर ए में एम्पेरियन लूप के अंदर एक ही बरक़रार आई है। एम्पेरियन लूप की सिमत एंटी क्लॉकवाइज है। इससे जाहिर होता है कि इंटीग्रेशन बी बार डॉट डी एल बार की सिमत सफ़े की सतह से, मतलब पेज की जो सतह है या स्क्रीन की जो सतह है उससे उमुदन बाहर की जानिब होगा, और इसी लेकिन दिखाया गया करंट जो है वो मुखालिफ सिमत में है। इसीलिए इंटीग्रेशन बी बार डॉट डी एल बार की जो कीमत है वो एम्पियर्स लॉ के मुताबिक म्यू ज़ीरो इंटू माइनस आई होना चाहिए, और जाहिर है म्यू ज़ीरो इंटू माइनस आई का मतलब है माइनस म्यू ज़ीरो इंटू आई। तो फिगर ए में, अब वापस फिगर ए देखो आप, ये आपके सामने फिगर ए है। फिगर ए के अंदर अगर आप देखेंगे तो एम्पियर के कानून के मुताबिक उसकी वैल्यू होना चाहिए माइनस म्यू ज़ीरो इंटू आई। ओके, अब फिगर बी पे गौर करो। फिगर बी में एक करंट बताया गया है एक तार में से, लेकिन एम्पेरियन लूप जो है वो बाहर है। इसका मतलब एम्पेरियन लूप के अंदर एक भी करंट नहीं है। जब एम्पेरियन लूप में कोई करंट ही नहीं है तो फिर उसके अंदर आई की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। ओके, और इसीलिए जब हम एम्पियर्स लॉ लगाएंगे तो एम्पियर्स लॉ के मुताबिक इसकी फॉर्मूला कुछ ऐसा बन जाएगा, इंटीग्रेशन बी डी एल इज़ इक्वल टू म्यू ज़ीरो इंटू आई, और आई की वैल्यू ज़ीरो लेना पड़ेगा। आई की जो वैल्यू है वो ज़ीरो लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर म्यू ज़ीरो के साथ में कोई करंट है ही नहीं एम्पेरियन लूप के अंदर। ओके, और इसीलिए फिगर बी के अंदर जो इंटीग्रेशन बी बार डॉट डी एल बार की जो वैल्यू है वो ज़ीरो होना चाहिए। ओके, अब आप देखो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो होना चाहिए वो होगा ए, क्योंकि ए के अंदर पहली वैल्यू है माइनस म्यू ज़ीरो आई, दूसरी वैल्यू ज़ीरो है। बी के अंदर म्यू ज़ीरो आई और ज़ीरो दिया हुआ है, जाहिर सी बात है म्यू ज़ीरो आई जो है वो रॉन्ग हो गया, क्योंकि एम्पेरियन लूप की जो सिमत है वो एंटी क्लॉकवाइज थी, इसलिए करंट को निगेटिव लेना पड़ेगा। तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता, ये हमारा आंसर नहीं हो सकता, ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। ओके, इसलिए करेक्ट आंसर जो है वो ए है। मुझे उम्मीद है आपको ये सवाल का पूरा जो एक्सप्लेनेशन है वो समझ में आया होगा। चलिए अब हम चलते हैं अगला जो एमसीक्यू है उसकी तरफ। अगला जो सवाल आपको दिया गया है वो ये वाला है। तीसरा सवाल, दिखाई गई फिगर के मुताबिक एक प्रोटॉन को उमूदन मैग्नातीसी मैदान बी में मुस्बित एक्स महवर की सिमत में दाखिल किया गया। इस प्रोटॉन की रफ्तार v है। तब ये प्रोटॉन कौन से रास्ते से गुजरेगा। ओके, चार ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं। पहला है वो एक्स महवर की मुस्बित सिमत में ही चलता रहेगा, मतलब सीधा जाएगा, जैसा वो जा रहा है वैसे ही जाएगा सीधा। दूसरा है वो एक मुनहनी रास्ते से गुजरेगा जो कि एक्स महवर की मुस्बित सिमत की जानिब झुकने वाला है। ओके, महवरी सिमत यानी मुनहनी रास्ते से गुजरेगा, यानी कर्व्ड हो जाएगा वो, लेकिन एक्स महवर की पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ ही झुका हुआ रहेगा उसका झुकाव जो है। तो ओके, तीसरा सी ऑप्शन, वो एक मुनहनी रास्ते से गुजरेगा जो कि वाई महवर की मनफी सिमत की जानिब झुकने वाला है। ओके, ये तीसरा ऑप्शन हो गया। चौथा, वो एक साइन मुनहनी रास्ता यानी सिनोसॉइडल पाथ से गुजरेगा जो कि एक्स महवर की मुस्बित सिमत की जानिब है। देखिए यहाँ पे ये जो चार अलग अलग जो ऑप्शंस है, पहले एक बार मैं आपको विजुअली उसको करके बताता हूँ कि वो दिखने में क्या होगा, यानी ये आंसर्स का मतलब क्या है। पहला ऑप्शन कहता है कि उसने ऐसा सीधा जाना है। ओके, स्ट्रेट लाइन में, यानी मैग्नातीसी मैदान उमूदी है, प्रोटॉन गुजर रहा है और उसने सीधा जाना है। ओके, ये पहला ऑप्शन हो गया। दूसरा ऑप्शन देखते हैं। दूसरा ऑप्शन ये है कि वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जाएगा और झुकेगा पॉजिटिव
यानी एक्स महवर की जानिब। अब पॉजिटिव एक्स महवर की जानिब अगर उसको झुकाना है तो उसने ऐसे जाना है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में वो इस तरह से झुकेगा। ओके, इस अंदाज में। तीसरा जो है, तीसरी पॉसिबिलिटी यहाँ पर जो बताई गई वो है कि वो वाई महवर के निगेटिव में झुकेगा। अब वाई महवर का निगेटिव नीचे है तो उसने ऐसा जाना है। ओके, और चौथा ऑप्शन जो दिया हुआ है कि उसने सिनोसॉइडल अंदाज में जाना चाहिए, मतलब वो यहाँ से निकल कर ऐसा जाएगा, फिर ऐसा, और ऐसा लहरों वाले स्टाइल में हो जाएगा। इसको बोलते हैं सिनोसॉइडल पाथ, साइन कर्व। ओके, अब देखते हैं कि इनमें से करेक्ट आंसर जो है वो क्या होगा। तो अब आप एक चीज़ देखो कि इसमें इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहली जो चीज़ है वो आप दो बातों को देखो कि मैग्नेटिसी मैदान कैसा है और जो ज़र्रा आ रहा है उसकी रफ्तार जो है वो कैसी है। आपको दी गई है कि रफ्तार ये डायरेक्शन में है और मैग्नेटिसी मैदान को ये इस तरह से बताया गया है, क्रॉसेस, यानी दायरा और दायरे में क्रॉस। दायरा और दायरे के अंदर क्रॉस का मतलब होता है कि मैग्नेटिसी मैदान इस पेज में इनवर्ड डायरेक्शन में है, उमूदन अंदर की जानिब। उमूदन अंदर की जानिब का मतलब ये हुआ कि वो वी बार से उमूदन हो गया। वी बार जो है वो उफ़की है, वो आड़ी डायरेक्शन में है, और वी बार जो है वो खड़ा है, वो उसकी जो सिमत है वो खड़ी डायरेक्शन में है। अब अगर आपने यहाँ पर, इसका मतलब ये हुआ कि वो जो ज़र्रा इसके अंदर दाखिल होगा तो उसने डिफ्लेक्ट होना है, लेकिन वो ज़र्रा अगर चार्ज वाला हो तो, अगर ये सवाल में आपको न्यूट्रॉन दिया जाता तो उसका जवाब होता था पहला ऑप्शन कि भाई वो सीधा जाएगा, उस पर मैग्नेटिसी मैदान का कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि न्यूट्रॉन जो है वो न्यूट्रल होता है। लेकिन यहाँ पर सवाल में प्रोटॉन दिया हुआ है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव बरकी बार होता है। तो सवाल ये है कि पॉजिटिव बरकी बार किधर जाएगा। पॉजिटिव बरकी बार ने किधर जाना है, इसको लेने के लिए आपको सीधा हाथ का कानून यूज़ करना पड़ेगा। और जब आप सीधे हाथ का कानून यहाँ पर इस्तेमाल करोगे, आपको मालूम पड़ेगा कि प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है और वो उमूदी मैग्नेटिसी मैदान में जा रहा है। इसका मतलब ये है कि सीधे हाथ के कानून को लगाने पर आपको उस पर अमल करने वाली मैग्नेटिसी कुव्वत की सिमत मालूम पड़ जाएगी, और वो सिमत होगी एक्स महवर में आगे की जानिब, यानी एक्चुअली वो ऊपर की तरफ डिफ्लेक्ट होके जाएगा। तो इस तरीके से उस पर्टिकुलर प्रोटॉन का जो रास्ता है वो यहाँ पर ऐसा बनेगा, इस अंदाज में, यानी एक्स महवर की सिमत में जाएगा लेकिन ऐसा ऊपर होते हुए। ओके, तो करेक्ट आंसर है बी। ओके, ये हो गया उसका सवाल नंबर, यानी MCQ नंबर 3। चलिए अब चलते हैं चौथे MCQ पर। चौथा MCQ जो है वो कुछ इस तरह से है, ज़मीन के ख़त इस्तवा पर, यानी इक्वेटर पर 1 मीटर लंबाई वाले तांबे के एक मौसिल सलाख में से 15 एम्पियर बरकी रॉ गुजारा गया। तांबे का एक मौसिल सलाख है, यहाँ पे एक रॉड है, कंडक्टिंग रॉड है तांबे की, यानी कॉपर की, और उसमें से 15 एम्पियर का करंट गुजारा गया है। ओके, इस मकाम पर ज़मीन का जो मैग्नेटिसी मैदान है वो उफ़की सिमत में है। यहाँ ज़मीन के मैग्नेटिसी मैदान का अमाला 1.3 × 10⁻⁻⁴ टेस्ला है, जिसकी सिमत जुनूब से शुमाल की जानिब है। ओके, ये डायरेक्शंस जो दी गई है ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। ओके, अगर इस सलाख में से गुज़रने वाले बरकीरों की सिमत मगरिब से मशरिक़ की जानिब हो तो इस सलाख पर अमल करने वाली मैग्नेटिसी कुव्वत की कद्र और सिमत क्या होगी। ओके, यहाँ पर जो 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं वो थोड़ा सा सेटिंग में उल्टे सीधे से हो गए। पहला ऑप्शन है कद्र जो है वो राइट साइड में चले गई और सिम जो है वो लेफ़्ट साइड में लिखी हुई आई है। तो उर्दू के सॉफ्टवेयर में अक्सर इस तरह के प्रॉब्लम होते हैं। पहला ऑप्शन जो आपको दिया गया है वो है कि कद्र होगी 14 ज़रब 14 × 10⁻⁴ न्यूटन और सिमत है नीचे की जानिब।
दूसरा ऑप्शन है 20 × 10⁻⁴ न्यूटन और नीचे की जानिब। तीसरा ऑप्शन है 14 × 10⁻⁴ न्यूटन और सिमत है ऊपर की जानिब। और डी है 20 × 10⁻⁴ न्यूटन ऊपर की जानिब। तो देखिए इसमें सॉल्व करते हैं इसको कि ये किस तरीके से हम ओके चलिए देखते हैं इस सवाल में क्या क्या दिया गया है। सबसे पहली चीज़ है कैपिटल L = 1 मीटर, I = 15 एम्पियर, B = 1.3 × 10⁻⁴ टेस्ला और F मालूम करना है। आप लोग देखिए अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है और वो मैग्नेटिक फील्ड में है तो उसका जो फॉर्मूला होता है जो हम लोगों ने पहले देखा था मैग्नेटिक फोर्स का, वो फॉर्मूला होता है F = I × B⁻× L⁻। ओके, और जाहिर है जब आप ये क्रॉस हटाएंगे तो वहाँ पे साइन थीटा लेना पड़ेगा, और जब साइन थीटा लेंगे तो अगर एंगल 90 है तो जाहिर है साइन 90 विल बी 1, मतलब वो वहाँ से गायब हो जाएगा। तो इस तरीके से हम फार्मूला जो है डायरेक्ट ये यूज़ कर सकते हैं, F = I × B × L या B × B × I × L। चलो सारी वैल्यूज़ इसमें पुट कर देते। B की वैल्यू आपको दी गई है 1.3 10⁻⁴, I की वैल्यू है 15, L की वैल्यू है 1। तमाम वैल्यूज़ पुट करें। 13 × 15 को अगर सॉल्व करेंगे तो 19.5 आ जाएगा, और 19.5 को आप अप्रॉक्सीमेटली ले सकते हैं 20 × 10⁻⁴ न्यूटन। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो चार ऑप्शंस दिए गए हैं उनमें 20 × 10⁻⁴ न्यूटन, मतलब बी और डी में से कोई तो भी एक करेक्ट है। अब आप देखो कि सिमत क्या होगी। तो सिमत मालूम करने के लिए हम यहाँ पर थोड़ा सा इसको डिटेल में समझ लेते हैं। पहले आप देखो इस पर्टिकुलर फिगर में ऊपर ब्लैक कलर में जो है राइट साइड में आपको सिमतें बताई गई हैं, शुमाल जुनूब मशरिक मगरिब, ओके, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। और रेड कलर में आपकी ओरिजिनल फिगर है। रेड कलर के अंदर जो आड़ी डायरेक्शन वाली जो लाइन दिख रही है आपको, आप इसको नज़दीक से देखिए, वो करंट की सिमत है, और जो खड़ी लाइन जो दिख रही है, खड़े वाला जो एरो है, वो मैग्नेटिसी मैदान की सिमत है। ओके, एक चीज़ ध्यान में रखना कि ये दोनों भी जो है ये रियल में आड़े ही हैं। ओके, तो जैसा हम देख रहे थे कि करंट की सिमत आई और मैग्नेटिसी मैदान B⁻ की जो सिमत है, तो बेसिकली ये दोनों भी उफ़क़ी अंदाज में ही हैं, यानी दोनों भी हॉरिजॉन्टल हैं। ओके, अब दोनों की जो सिमतें हैं उनको जैसा दिया गया था प्रॉब्लम के अंदर वैसा देख लेते हैं। करंट के बारे में हमको बोला गया है कि वो मशरिक़ से मगरिब की जानिब है, और जो मैग्नेटिसी मैदान है ज़मीन का वो जुनूब से शुमाल की जानिब है। इसका मतलब ये हुआ कि उन दोनों के दरमियान जो एंगल बनेगा तो ये एंगल 90 का बनेगा। ओके, अब हम यहाँ पर राइट हैंड रूल, सीधे हाथ का जो कानून है वो यूज़ कर सकते हैं। सीधे हाथ के कानून के मुताबिक हम एक काम करेंगे, सीधे हाथ की पहली उंगली, दरमियानी उंगली और अंगूठा, इनको एक दूसरे के ऊपर उमूदन खड़े करेंगे, जैसा कि आपको फिगर में दिख रही है। ओके, इसमें से आपकी जो पहली उंगली है जो है वो करंट को दिखाएगी। जो दूसरी उंगली है, मिडिल फिंगर जो है, यानी दरमियानी उंगली जो है, तो वो मैग्नेटिसी अमाला को ज़ाहिर करेगी, और बाहर निकला हुआ जो अंगूठा है तो वो मैग्नेटिसी कुव्वत को ज़ाहिर करेगा। ओके, तो अब आप यहाँ पर देखो कि करंट की सिमत है पहली उंगली की जानिब, ओके, और दूसरी उंगली मिडिल फिंगर की सिमत में मैग्नेटिसी अमाला B⁻ है, और अंगूठा जो है वो इन दोनों से उमूदन, दोनों की सतह से उमूदन वो ज़ाहिर करेगा मैग्नेटिसी कुव्वत को। तो अगर आप अपना सीधा हाथ जो है दी गई डायरेक्शंस में अगर आप रखते हैं तो आपको मालूम पड़ेगा कि अंगूठा जो है वो उमूदन ऊपर की जानिब आएगा।
उमुदन ऊपर की जानिब, मतलब पेज की सतह से उमुदन ऊपर की जानिब। तो इस तरह से एफ जो है कुव्वत, मैग्नेटिसी कुव्वत, तो उसको हमको ये इस तरीके से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, यानी सर्कल और उसके अंदर एक डॉट, जिसका मतलब होता है पेज की सतह से उमुदन बाहर की जानिब। ओके, तो इस तरीके से जो करेक्ट आंसर यहाँ पर आएगा वो आंसर होना चाहिए डी ऑप्शन। मतलब यहाँ पर ये वाला जो ऑप्शन है डी, ये करेक्ट आंसर होना चाहिए, क्योंकि कीमत जो है वो 20 × 10⁻⁴ न्यूटन है, और सिमत जो है वो ऊपर की जानिब है। तो ऊपर की जानिब का मतलब रहेगा उस पर्टिकुलर जगह पर वो उमुदन ऊपर की तरफ होगी। ओके, तो ये था हमारा इस तरीके से ये न्यूमेरिकल। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पूरा समझ में आया होगा। और अब आज के इस लेक्चर का आखिरी जो न्यूमेरिकल है, तो वो अब हम देखते हैं। आखिरी सवाल है कि एक बरकी बारदार ज़र्रे की इब्तिदाई रफ्तार v बार है। इस ज़र्रे को एक ऐसे मैग्नेटिसी मैदान में दाखिल कराया गया है जो कि उस ज़र्रे की रफ्तार की सिमत से उमुदन है। मैग्नेटिसी कुव्वत के असर की वजह से इस ज़र्रे की तवानाई बिल हरकत में कितनी तब्दीली पैदा होगी। ओके, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है कोई तब्दीली नहीं होगी, दूसरा है कम हो जाएगा, तीसरी है बढ़ जाएगी, और चौथा है कम होते हुए 0 हो जाएगी। आप लोग देखो, इसमें एक चीज़ है कि जो बरकी बार वाला जो ज़र्रा है वो v रफ्तार से दाखिल हुआ मैग्नेटिसी मैदान में। मैग्नेटिसी मैदान उमुदन है, इसका मतलब ये हुआ कि वो जो ज़र्रा है वो डेफिनेटली डिफ्लेक्ट हो जाएगा, उसमें इन्हिराफ आ जाएगा, वो दायरा नुमा अंदाज में पलट जाएगा मैग्नेटिसी मैदान के अंदर। अगर वो डिफ्लेक्ट हो जाता है तो डिफ्लेक्ट हो जाने की वजह से उसकी रफ्तार नहीं बदलती। उसकी रफ्तार जो है वो सिर्फ सिमत बदलेगी रफ्तार की। उसकी कद्र जो है, उसकी जो कीमत है रफ्तार की, वो नहीं, वो ना बढ़ेगी ना कम होगी, वो उसी रफ्तार से सर्कल के अंदर घूमेगा। ओके, सर्कल के अंदर मतलब डिफ्लेक्ट होगा। तो इस बात का मतलब ये हुआ कि वो जो ज़र्रा है उसकी जब रफ्तार चेंज नहीं हुई तो फिर तवानाई बिल हरकत जो है, आपको पता है तवानाई बिल हरकत का जनरल फार्मूला होता है E=½ m/v का स्क्वायर। अब इसके अंदर m तो है जो है वो कांस्टेंट है, वो तो बदलना नहीं है, v भी कांस्टेंट ही है क्योंकि रफ्तार भी नहीं बदलती। मैग्नेटिसी मैदान में जब वो ज़र्रा आएगा तो उसकी रफ्तार चेंज नहीं होगी, वो कांस्टेंट रफ्तार रहेगी। इसलिए ½ mv² जो है ये सब के सब कांस्टेंट रहेंगे, और इस मुनासिबत से पहला ऑप्शन जो है वो करेक्ट होना चाहिए, क्योंकि तवानाई बिल हरकत उसने पूछा है, काइनेटिक एनर्जी पूछा है, तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो बदलने वाली नहीं है। ओके, इस तरह से ए ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट होगा। यहाँ पर आप उसका जो एक्सप्लेनेशन जैसा मैंने आपको बताया, आप उसको उस तरीके से आप उसको ध्यान में रख सकते हैं कि जब भी कोई बरकी बार वाला ज़र्रा किसी मैग्नेटिसी मैदान में उमूदी मैग्नेटिसी मैदान में आता है तो वो मुनहरिफ हो जाता है। ओके, उसमें इन्हिराफ यानी डिफ्लेक्शन पैदा हो जाता है, लेकिन डिफ्लेक्शन पैदा होने का मतलब उसकी रफ्तार में तब्दीली नहीं है, रफ्तार की कद्र में तब्दीली नहीं है। रफ्तार की भले ही सिमत बदल रही है लेकिन उसकी कद्र जो है वो बदलेगी नहीं, और कद्र नहीं बदलेगी इसलिए तवानाई बिल हरकत जो है उसकी कीमत पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ओके, तो ये था हमारा मैग्नेटिक फील्ड्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। इस चैप्टर के टेक्स्ट बुक में जो एक्सरसाइज दी गई है उसके तमाम MCQs। मुझे उम्मीद है आपको ये सब समझ में आए होंगे। आप इस कंप्लीट चैप्टर के जो नोट्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक के ज़रिए आप हासिल कर सकते हैं। ओके, स्टडी करते रहिए। इंशाल्लाह अगले चैप्टर के साथ अगले वीडियो लेक्चर में मुलाकात होगी। पढ़ाई करते रहिए, कीप स्टडीइंग। अल्लाह हाफिज़।